संत निरंकारी मंडल ने दिए 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बीजापुर सेफ हाउस में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को किए भेंट। पर्वतीय इलाकों में भेजे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए हुई रवाना। 18 को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कोरोना के चलते 50 लोगों को अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, कुंभ और अन्य मेलों में भी गांवों में फैला कोरोना। टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतने की अपील। और बैरागी कैंप में भी संतों के विरोध और उसके बीच अवैध निर्माण ध्वस्त। संतों और प्रशासन के बीच हुई झड़प। एसडीएम की कार पर फेंके गए पत्थर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच कई लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और सरकार की इस महामारी से निपटने में सहायता की है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में संत निरंकारी मंडल देहरादून की ओर से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेंट किए गए हैं। इनमें से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गढ़ी कैंट बोर्ड की ओर से संचालित हॉस्पिटल और अन्य पर्वतीय जिलों में अस्पतालों को भेजे जाएंगे। बीजापुर सेफ हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संत निरंकारी मंडल के मसूरी जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह और हेमराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सभी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की गति कुछ धीमी हुई है। पर्वतीय जिलों में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए गांव स्तर पर ग्राम समितियां बनाई गई हैं। आज निरंकारी सत्संग और उनके द्वारा हरभजन निरंकारी जो उसके उनके माध्यम से और हमारे मंत्री गणेश जोशी जी के प्रधान में ये 40 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं और इनको हम अभी सीधे पहाड़ के जिलों में भेज देंगे। यहाँ भी इन्होंने बहुत सारा किया हुआ है, कई तरह के ऑक्सीजन प्लांट करने में मदद की। और इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे जो सत्संग जो परिसर है वहाँ भी आप सेंटर खोल सकते हैं। ऐसा कई बार निवेदन किया और आगे लाए हैं। ये सब प्राप्त किए हैं। तो ये चमोली, उत्तरकाशी ऐसे स्थानों पर हम लोग भेजेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में जहां प्रदेश में हर दिन 5000 से ज्यादा लोग कोरोना का संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। राज्य महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बाल आयोग को दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 114 बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वहीं इसमें सबसे अधिक 44 बच्चे रुद्रप्रयाग में संक्रमित हुए हैं। इसी कड़ी में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने सीधे तौर पर कहा कि जो कोरोना संक्रमित बच्चों के आंकड़े विभाग की ओर से दिए गए हैं, उनसे बहुत अधिक संतुष्ट व नहीं है। बाल आयोग के आंकलन के अनुसार प्रदेश में 2000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में विभाग को इसकी सही तरह से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अभी से बच्चों के लिए अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी की ओर से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के सीएमओ, सीएमएस और स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ ही वर्चुअल बैठक की गई थी, जिसमें ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अभी से बच्चों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा की ओर से बताया गया कि ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ की मदद से चाइल्ड वार्ड और आईसीयू के 500 बेड के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं।
बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश में कम्युनिटी किचन सेंटर संचालित करेगा। इनके माध्यम से जरूरतमंदों और कोरोना पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में महिला मोर्चा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्टी विधायकों से भी कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन कराएं। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों, पार्टी जिलाध्यक्षों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रत्येक कार्यकर्ता को सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं के समूह बनाने और घर घर से जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट मुहैया कराने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों को भोजन और अन्य सामग्री पहुंचाने के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैरागी कैंप में बैरागियों के तीनों अखाड़ों में हो रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम और संतों के बीच काफी लंबी झड़प हुई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान संतों ने एसडीएम को घेरने का भी प्रयास किया और पीछे से उनकी कार पर पत्थर भी फेंके। बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में महाकुंभ मेले के दौरान श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास, श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े के महंत कृष्णदास और श्री पंच निर्वाण अणी अखाड़ों के महंत धर्मदास ने बिना प्रशासनिक अनुमति पक्का निर्माण किया था, जिस पर प्रशासन मौके पर पहुंच अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराने लगे थे। इस पर संतों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े के हनुमान मंदिर को हटाने को लेकर काफी विवाद हुआ। यहाँ से हनुमान जी की प्रतिमा को सुरक्षित हटाने के बाद उसे एक स्थान पर रख दिया गया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने बैरागी कैंप में तीनों बैरागी अणी अखाड़ों के निर्माण ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिस प्रकार वैष्णव अखाड़ों के मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्ति को हटाया गया, उससे मुगल राज की यादें ताजा हो गई हैं। वहीं अब उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की है कि किस तरह से राज्य सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी कर सकेगी। इसके लिए विधायक से लेकर मंत्री तक सभी अपने संबंधों का इस्तेमाल कर अन्य राज्यों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जुगत में जुट गए हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ के सहयोग से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात से उन्होंने मंगवाए हैं, जिसमें से 250 सिलेंडर रविवार को देहरादून पहुंच चुके हैं। बाकी अन्य 250 सिलेंडर अगले 2 दिन में देहरादून पहुंच जाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इस समय राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। इसके लिए अपने अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए रायपुर विधायक की मदद से गुजरात से 500 सिलेंडर मंगाए गए हैं, जिनका एडवांस भुगतान भी कर दिया गया है। फिलहाल देहरादून पहुंच चुके 250 ऑक्सीजन सिलेंडर में से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सहसपुर स्थित निजी अस्पताल में भेज दिए गए हैं। इस निजी अस्पताल को भी कोविड-19 केयर सेंटर में तब्दील किया गया है, जिसमें 100 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। हमने पौड़ी जनपद, रुद्रप्रयाग और देहरादून जनपद के लिए हमने मंगाए थे। लगभग 500 सिलेंडर का हमने ऑर्डर कर रखा है, जिसपे पहले खेप 250 सिलेंडर की आई है। और ये सिलेंडर हम पौड़ी ज़िले में कुर्दार बेस हॉस्पिटल, पौड़ी हॉस्पिटल, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रप्रयाग जनपद, देहरादून में सहसपुर, सभी जगह 250 सिलेंडर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और 250 सिलेंडर हमारे और अभी आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इससे लगभग काफ़ी राहत हमारे प्रदेश के अंदर, काफ़ी लोगों को मदद मैं सोचता हूँ। हम प्लांट जैसे कुर्दार में ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा शुरू हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इससे जो ऑक्सीजन की कमी जैसी महसूस हो रही थी, एक हाहाकार जैसा मचा था कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब हम दूर दराज के क्षेत्र में, रुद्रप्रयाग जैसे जनपद में भी 200 लोगों को हर समय ऑक्सीजन देने की स्थिति में है। तो इस तरह मैं सोचता हूँ, क्योंकि इस महामारी में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऑक्सीजन गिर रहा है, और ऑक्सीजन गिरते ही अगर उसको समय
वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश सरकार से गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। रावत ने इशारा किया कि कुंभ और अन्य आयोजनों की वजह से कई जगह संक्रमण फैला है और इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है। हरीश रावत के मुताबिक धारचूला से लेकर मंगलौर तक के गांवों में उनकी ओर से संक्रमण बढ़ाने का कारण पता लगाने की कोशिश की गई थी। लोगों ने बताया कि कई जगह संक्रमण कुंभ में शामिल होकर लौटने वालों की वजह से भी फैला है। कुछ स्थानों पर राजनीतिक लोग कुंभ में गांव वालों को लेकर गए हैं और इसी तरह कुंभ में ड्यूटी करने वाले पीआरडी जवान और अन्य लोग वापस लौटने पर संक्रमित पाए गए हैं। कई लोग देवडोलियों के साथ स्नान करने के लिए हरिद्वार आए और लौटने पर संक्रमित पाए गए। हरीश रावत का ये भी कहना है कि टनकपुर आदि क्षेत्रों में पूर्णागिरी और अन्य मेले का वजह से संक्रमण में इजाफा हुआ है। ऐसे में गांवों में सिर्फ प्रवासियों को संक्रमण के लिए दोष देना ठीक नहीं है। सरकार को कुंभ और अन्य मामलों में भी ध्यान देना चाहिए था और हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए थी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोरोना का टीका लगाने वालों को भी सावधान रहने को कहा है। रावत ने मुताबिक टीका संक्रामक के प्रभाव को भी बहुत हद तक कम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संक्रमण के प्रति बेपरवाह हो जाएं। मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है, वहीं अब प्रदेश में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये कर्फ्यू और भी बढ़ाया जा सकता है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि अगर परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं होता है तो कोविड कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब हो कि 11 मई से लेकर 18 मई तक प्रदेश में सख्ती से कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। देखिए गांव के लोगों देखिए मैंने आपसे कहा गांव के लोगों से मैंने अनुरोध किया। प्रश्न ये बनता है कि आज आदमी दहशत में है और हमने अपील भी की थी कि कई बार, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में मैंने एक टीम, जब मुझे खबर आई कि वहाँ पर लोगों को बुखार है, एक टीम भेजी। अगले दिन फिर एक किसी सज्जन व्यक्ति का जो कोई बॉम्बे में नौकरी करते गाँव आए हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि साहब टीम नहीं आई, तो मैंने डॉक्टर को डांटा। डॉक्टर ने कहा साहब कि कल टीम गई थी, गांव में कोई भी आदमी आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए हमारा ये है प्रयास है कि जनता से ये अपील है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके स्वयं को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने गांव को सुरक्षित करें। क्योंकि अगर समय बीतने के बाद अगर वो जब संक्रमण की बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब हॉस्पिटल जाने के बाद कहीं ना कहीं जीवन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि समय रहते हुए सबको टेस्ट करा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि हम मोबाइल वैन के द्वारा गाँव गाँव जाके टेस्टिंग करेंगे। तो हम सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि लोग अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद वास्तविक से जब उनको मालूम होगा तो उसके साथ उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सकेगा। देखिए पहले भी हमने आपसे कहा था कि सरकार बहुत संवेदनशील है, इसको लेकर गंभीरता से इस पर मंथन कर रही है। और पिछली बार हमने पहले फेज का जब निर्णय लिया था तो उससे पहले बहुत स्पष्ट कहा था कि सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। आज भी परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो अगर हालात नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में चारधाम यात्रा और पर्यटन कारोबार फिलहाल ठप हो चुका है, तो कोरोना संक्रमण पहाड़ के गांवों तक पहुंचने से चिंताएं बढ़ रही हैं। पहाड़ में गंभीर होते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 3 पर्वतीय जिलों में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते राज्य में चारधाम यात्रा बगैर यात्रियों के ही शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी का बड़ा आधार है। पहाड़ में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और अन्य लोगों को यात्रा सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। कोरोना की पहली लहर में यात्रा और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों की उन्हें बड़ा झटका लगा था। इस बार उन्हें यात्रा से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन बावजूद इसके दूसरी लहर में फिर यात्रा पर ग्रहण लगा दिया है। बता दें कि पहाड़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार तक अल्मोड़ा में 2428, बागेश्वर में 1145, चमोली में 2452, चंपावत में 1400, नैनीताल में 7264, पौड़ी गढ़वाल में 6090, पिथौरागढ़ में 1874,
रुद्रप्रयाग में 2221, टिहरी में 5719 और उत्तरकाशी में 2288 कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर फिर से रुक करते हैं। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही सुबह 4:15 पर ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले आज गाड़ू घड़े के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की भूमि जोशीमठ नरसिंह मंदिर से शंकराचार्य की पावन गद्दी योगाध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई है। सोमवार की सुबह उद्धव जी और कुबेर जी की चल विग्रह डोलियों के साथ शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेगी, जिसके बाद 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी, वेद पाठी, स्थानीय हक हुकारधारियों के साथ साथ कुल पुरोहितों ने शंकराचार्य जी की गद्दी को रवाना करने से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। परंपराओं के अनुसार कपाट खुलने से 2 दिन पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी हर्ष उल्लास के साथ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर के लिए रवाना की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सीमित संख्या में गद्दी के दर्शन के लिए भगवान बद्री विशाल के स्थानीय भक्त नरसिंह मंदिर पहुंचे थे। वहीं गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर परिसर से चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली कैलाश के लिए रवाना हो गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी 20 भक्तों को ही रुद्रनाथ मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। अब सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलेंगे। रविवार को गोपीनाथ मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुबह 8 बजे रुद्रनाथ की डोली पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ धाम के लिए रवाना हुई। इस बार रुद्रनाथ की पूजा अर्चना का जिम्मा पंडित धर्मेंद्र तिवारी को सौंपा गया। अब ग्रीष्मकाल में 5 महीने तक भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान रहेंगे। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भोलेनाथ के मुख के दर्शन होते हैं। मंडल घाटी में प्रवेश करने पर मंगोलगांव, सगर, गवार गांव में के ग्रामीणों ने डोली का फल फूल मालाओं से भी स्वागत किया। देश प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी को लेकर उत्तराखंड में लगी लॉकडाउन की मियाद 18 मई को पूरी होने जा रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य में अभी कोविड कर्फ्यू को जारी रखने की वकालत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। लगभग 10,000 से 200 कम तक पहुंच गए थे, फिर बीच में 5, 5,500 आए, फिर हम 7,800 आए। तो रोज ये अभी हम 5,500 से नीचे नहीं आ पा रहे। तो वो मैं सोचता हूं कि अभी हमें प्रदेश के अंदर सख्त कर्फ्यू की आवश्यकता अभी है, कि हम अभी ये महसूस करते हैं जब तक ये मैनेजमेंट वाली स्थिति में नहीं है कि 2,000 से कम आएंगे तो ठीक है, 2,000 ठीक हो रहे, 4,000 ठीक हो रहे, 2,000 पेशेंट नहीं आ रहे, तो ये मैनेजमेंट की स्थिति में। लेकिन 5,000 से ऊपर अगर रहते हैं तो ये मैनेजमेंट की स्थिति में नहीं है अभी। और मैं सोचता हूँ अभी कर्फ्यू, इस चेन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू की आवश्यकता अभी है। देश में कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जहां सरकार और प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते व्यापारियों और मजदूरी पेशा करने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्होंने बैंक और प्राइवेट
फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया हुआ है, उनके सामने अब संकट गहरा हो गया है। लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ व्यापारियों के शटर डाउन है और मजदूरी पेशा करने वाले लोग घर में बैठने को मजबूर हैं, वहीं फाइनेंस कंपनियां और बैंक किस्त जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में महिलाओं ने बताया कि अभी तक हमने घर के सामान को नीलाम करके किस्तें दी है, अब घर में कोई सामान भी नहीं बचा है। ऐसे में अगर सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो मजबूरन हमें अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मामले पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई बैंक और प्राइवेट फाइनेंसर इस प्रकार से किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ गाइडलाइन के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। समस्या ये है कि किस्त वाले किस्त मांगने आते हैं और वो जबरदस्ती करते हैं। तो उन्होंने कर्जा जेब दिया है, मांगे तो है वो देंगे, अब तक दे रहे थे, काम चल रहा था दे रहे थे, अब कहाँ से दें? लॉकडाउन चल रहा, महामारी चल रही है, आदमी हमारे काम करने जाते हैं, अब कोई काम नहीं दे रहा तो अब कहाँ से देंगे? अब सरकार से यही विनती है कि हमें 4-5 महीने का टाइम दे, काम चलेगा तो हम किस्तें देंगे, इससे पहले तो हम किस्त अब दे नहीं सकते। समस्या क्या जी, किस्त वाले परेशान कर रहे कि हम भी कुछ भी बेचो, कुछ भी नहीं बेचो, हमें किस्त चाहिए। तो हम बोलते भाई जब काम चले थे दिए, तो अब कहाँ थे देना? पति को हमारे काम पर जान दे रहे ना, हमें कुछ काम करना दे रहे, तो हम कहाँ जाएं अब? तो अब तक कोई सामान बेचा क्या आपने? सिलेंडर भी बिकवा दिए और टीवी तो जो भी बिकवा दिए, तो अब क्या बेचे? अब तो हमारे घर में कुछ भी बचा नहीं। तो अभी तो लॉकडाउन चलता रहेगा, ऐसे क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? जब अब तक क्या देंगे हम? ऐसे चलता रहा तो क्या देंगे? कहाँ से देंगे? हमें बच्चे भी पालने भारी हो रहे कि उनको खाने के लिए कहाँ से दें, क्या करें? हम परेशान कर दिए किस्त वालों ने। अभी इसी तरह चलता रहा तो हम परेशान करें तो आत्महत्या तो मजबूर हो जाएंगे हम। क्या समस्या हो रही है? जी, किस्त वाले परेशान कर रहे घर पे आके। जब तक लॉकडाउन नहीं था तो हमने किस्तें दी, अब हमारे आदमियों को कोई काम पे भी नहीं लगा रहा और आने नहीं दे रहा कोई अपने घर में। कैसे दें किस्तें? अब तक तो कोई वो नहीं था, काम लग रहे थे और हमने किस्तें दी, सारा कुछ ठीक चल रहा था अब तक, और अब तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से दें? अभी हमारे तो सरकार से निवेदन है कि हम 2-4 महीने का वक्त दें हमें और हम फिर किस्तें देंगे। किस प्रकार की समस्या आ रही है किस्त देने में? क्या कहते हैं किस्त वाले? किस्त वाले बोलते हैं कि कुछ भी करो, हमें किस्त चाहिए, घर का सामान बेचो चाहे कुछ ही करो, हमें नहीं पता कि कैसे किस्त देंगे आप, और आप हमें किस्त चाहिए। कमलेश, क्या समस्या हो रही है? समस्या क्या हो रही है? आजकल ये सरकार ने हमें मरने पर मजबूर कर रखा है और कुछ नहीं है। तो ऐसा सरकार ने क्या कर दिया? ऐसा सरकार ने ये कर रखा है कि ये समूह वाले आवा इनकी पाबंदी नहीं लगा रहे वो बिल्कुल भी। जैसे ही आवा घर पे आकर रोक दें। हमारे बच्चे बीमार थे फिर भी नहीं मानने, ये हमें रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मानने कि हम किस्त लेकर जाएंगे, कुछ भी बेचो कुछ भी करो कि हम किस्त लेके ही जाएंगे। तो फिर क्या बेचा आपने, क्या किया? कभी कहा सिलेंडर बेच दो, कभी कहा कुछ करो। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे पर नहीं मानने वो। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें 5-4 महीने का टाइम मिले, जैसे हम पहले दे रहे थे किस्त वैसे ही फिर देना शुरू करेंगे। जो मजदूर तबका, जो गरीब तबका रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है, निश्चित रूप से वो उसको काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों, कोऑपरेटिव क्षेत्र के संस्थाएं हो, निश्चित रूप से वसूली के काम को इस बीच में बंद रखना चाहिए। और कम से कम स्वेच्छा से कोई देना चाहे तो बात एक अलग है, किसी के ऊपर दबाव डाल करके मजबूर करना वो बिल्कुल अवांछित है। इस परिस्थितियों में यदि कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी
इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, या यहाँ तक कि हम तो कह रहे हैं व्यक्तिगत देनदारियां लोगों की हों, उस स्थिति में भी यदि कोई यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। देहरादून में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले में सुकून दिख रहा है, तो दूसरी ओर मौत की आंकड़े चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि शनिवार को ही देहरादून में 94 मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। इस खबर के साथ ही दून की चुनौती और बढ़ गई है। मई की 6 तारीख को रिकॉर्ड की गई 103 मौतों के बाद ये सर्वाधिक आंकड़ा है। डर के माहौल को और गहरा रही मौत के आंकड़े पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिए कि वो डेथ ऑडिट कराएं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर अस्पतालों की लापरवाही से किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संक्रमितों के उपचार में किसी भी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों का पूरा विवरण जांचने को कहा है, ताकि स्पष्ट हो सके कि कौन सा मरीज कब किस अस्पताल में भर्ती हुआ है और कितने दिन तक उसका उपचार किया गया। शहर में कोविड कर्फ्यू के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 3 दिवसीय वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक की और शहर को 8 जोन में बांटकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि ईद की वजह से ट्रैक्टर चालक घर गए हुए थे, जिसकी वजह से अभियान नहीं चल पाया। फिलहाल के लिए आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।